अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में जब मलहून खातून उरहान साहब के पास मौजूद होती है तो नीलोफर खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, माँ आपने खबर भेजी है, खैर है? तो मलहून कहती, ये कबीला और सरदारी तुम रस्म रवाज की पैरवी किए बगैर नहीं चला सकती, ये जान लो। इसलिए तुम्हें उरहान साहब के सामने कहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यह सुनकर उरहान साहब नीलोफर से कहते, नीलोफर क्या बात है? नीलोफर कहती है, मैं कवानीन या रस्म रवाज नहीं तोड़ती, ये बात उरहान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मलहून कहती, तुम्हें हलीमा और फातिमा के उम्मीदवारान पसंद नहीं आए, तुम मेरी बेटियों के दिमाग खराब कर रही हो। तो नीलोफर कहती, वो मेरी जान से बढ़कर हैं, मैं चाहती हूँ कि वो प्यार करें और उनसे कोई प्यार करे, खुशी से अपने घर में रहें। मैं नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर हूँ जिसे वो जानती तक नहीं। इसमें गलत क्या है? उरहान साहब कहते, मेरी माँ इस बारे में ठीक कहती है नीलोफर, हमें ऐसे नेक मामलात में तासब नहीं करना चाहिए। हम दावेदारों को जानते हैं और अगर मेरी बहनें चाहती हैं तो। नीलोफर उनकी बात काटते हुए कहती, अगर वो नहीं चाहती तो मलहून कहती, मसला सिर्फ वो नहीं है। अपने फराइज पर आते ही बरसों से मुकर्रर चरवाहों की तनख्वाहें जो तुमने खजाने से अजाफी सोना इन चरवाहों को दिया, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो निजाम बर्बाद हो जाएगा। नीलोफर कहती, सर्दियां सख्त होंगी, मैंने कहत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना चाहिए। मलहून कहती, इस कबीले ने कई सख्त सर्दियां देखी हैं, अगर हम हर बार डर कर खजाना बांटते तो अब कहाँ होते? क्या ऐसा नहीं है उरहान साहब? उरहान साहब कहते, इस मामले में नीलोफर खातून दुरुस्त है माँ, हमारी आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना अच्छी बात है। तो मलहून कहती, क्या रिज़्क के खौफ से आसान रास्ता अख्तियार करना और खजाने में कमी का बायस बनना अच्छा है? कोई भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और इंशाल्लाह मैं गलत होंगी बेटा। जबकि इस दौरान बाहर से खलील की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर? उरहान साहब कहते हैं, नहीं। और फिर उरहान साहब मलहून और नीलोफर से इजाजत लेने के बाद बाहर रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से नीलोफर मलहून से कहती, बिलाशुबा हमने खजाने से जो खर्च किया है उसे वापस लाएंगे माँ। मलहून कहती, ये कबीला ये करें वो करेंगे, इस पर ऐसे हुकूमत नहीं हो सकती। जबकि उरहान साहब जब खेमे से बाहर आते हैं तो खलील पूछता, हजूर खैर है? आपका रंग बदला हुआ है। उरहान साहब कहते, मैं ऐसी जंग में दाखिल हुआ जो जीत नहीं सकता खलील। और फिर पूछते हैं, क्या मैंने जो कहा था वो तैयार है? इसके बारे में कोई नहीं जानता है ना? तो खलील कहता है, तदबीर के लिए आप कपड़े बदलेंगे हजूर, फिक्र न करें, आपने जो खतूत लिखने को कहे थे वो भी लिख दिए हैं, मैं इन्हें कबीलों में भेज दूंगा। उरहान साहब कहते, हमारी गजा मुबारक हो, और वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा किले के बाहर अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है और कहता है, ढोल बजाओ सिपाहियों ताकि वो दीवारों पर आ जाएं। तो कई सिपाही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। दुमरल कहता है, ढोल की आवाज सारोज के दिल में गूंजेगी। और फिर अंदर किले में तैकफूर सारोज ढोल की आवाज सुनता है तो उसका कमांडर आकर बताता है, जनाब तुर्क। तो सारोज कहता, लानत हो तुम पर और तुर्कों पर। और फिर किले के बाहर बलाई दीवार पर आकर बाहर देखने लग जाता है। अब्दुर्रहमान कहता, जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो उरहान साहब के अल्फाज हैं, मेरी बात गौर से सुनो सारोज। तो सारोज पूछता, तुम क्या चाहते हो? हाँ? अब्दुर्रहमान कहता, उरहान साहब नहीं चाहते कि लोगों को तुम्हारी वजह से तकलीफ हो, इस सूरत-ए-हाल को रोकेंगे। और फिर अब्दुर्रहमान कहता, सिपाहियों तैयार हो जाओ। तो बालाबान और दुमरल मंजीकियों के ऊपर शिफा देने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियां रख देते हैं। और फिर अब्दुर्रहमान कहता, इसलिए वो अपने ही लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और फिर अब्दुर्रहमान के इशारे पर रस्सियां काट दी जाती हैं और मंजीकियों से जख्मों का इलाज करने वाली जड़ी बूटियां किले के अंदर फेंक दी जाती हैं और वो सीधा किले के अंदर जाकर गिरती हैं। और इस तरह कई मंजीकियों से बारी बारी बहुत सी जड़ी बूटियां किले के अंदर फेंक दी जाती हैं। जबकि तैकफूर सारोज डर जाता है कि कहीं कोई बम धमाके ना हो। अंदर किले में लोग जब उन सामान को खोल कर देखते हैं तो उनमें मुख्तलिफ अकसाम की जड़ी बूटियां होती हैं। सब लोग वहां जमा हो जाते हैं। एक खत निकाल कर एक औरत पढ़ती है, मैं उरहान सरदार हूँ, मैंने आप यानी बोरसा के कीमती लोगों की बीमारियों के लिए इलाज भेजा है। मैं हर हालत में आपके साथ रहूंगा, आपके साथ इंसाफ के तहत पेश आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें, गवर्नर सारोज अमदाद को रोक रहा है और आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रहा है, ये जान लें, सलामती से रहें। यह पढ़ते साथ ही सब लोग कहते, ये इलाज है, ये इलाज है, और जड़ी बूटियां उठाने लग जाते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जबकि बाहर अब्दुर्रहमान कहता है, ओए सारोज, हम कई लोग जुल्म करके आबाद नहीं होते, हम लोगों के लिए मौत नहीं जिंदगी लाए हैं। शाबाश ए वल्ला,
और ये कहकर अब्दुर्रहमान वहां से रवाना हो जाता है, जबकि तकफूर सरोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो किले के अंदर जाता है जहाँ पर तमाम लोग जड़ी बूटियों को उठा रहे होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। सब में जड़ी बूटियां तकसीम हो रही होती हैं। इस दौरान तकफूर सरोज वहां आता है और गुस्से से पूछता, यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? तुम काबिले रहम लोगो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इन गद्दार लोगों के खेलों में मत पड़ो। वो तुम्हारे लिए इलाज के बहाने जहर लाए हैं और जड़ी बूटियों को अपनी टांग से जोर जोर कर मारने लग जाता है। तो एक आदमी कहता, ये इलाज है, इलाज। तो सरोज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, इलाज है? फौजियों, इन्हें इस जगह से हटा दो। यह सुनते साथ ही उसके फौजी लोगों को पीछे हटाना शुरू कर देते हैं और उनसे जड़ी बूटियां लेना शुरू कर देते हैं, जबकि सरोज गुस्से से पागल हो रहा होता है और कहता है, बुरहान, मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा, मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। जबकि दूसरी जानब जंगल में बुरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और वो वहां अपने सिपाहियों के पास आते हैं, जहां अब्दुर्रहमान, बालाबान, दुमरुल और बाकी सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए आ रहे होते हैं। बुरहान साहब उनके पास आकर सलाम करते हैं तो वो सिपाही वालेकुम सलाम कहते हैं। बुरहान साहब कहते, मैं तुमसे अच्छी खबर सुनूंगा इंशाल्लाह। तो अब्दुर्रहमान बताता है, हजूर, हमने बोरसा पे अपना निशान छोड़ दिया है, लोगों तक इलाज पहुंचा दिया है। दुमरुल कहता, सरोज पागल कुत्ते जैसा बर्ताव करने लगा है हजूर, वल्लाह इसके सर में आग लगने वाली थी, वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा था। और फिर बालाबान कहता, ये दुमरुल मुबालगा अराई कर रहा है हजूर, लेकिन सरोज पागल हो गया था। तो दुमरुल कहता, वल्लाह मैं हजूर के सामने मुबालगा अराई क्यों करूंगा, वो डरते डरते अपनी माँ को पुकारने ही वाला था, मैं इसे सुनना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। बुरहान साहब कहते, मैं तुम्हें समझता हूँ दुमरुल, लेकिन ये समझते नहीं, तुम इन्हें छोड़ दो, अभी रुको, हमने जो करना है वो अभी खत्म नहीं हुआ। सरोज का मेरे साथ हिसाब किताब बाकी है, अब मेरे पीछे आओ, हम भेस बदल कर एनागोल का मुआयना करेंगे, चलो। इसके बाद बुरहान साहब सिपाहियों को लेकर एनागोल किले की जानब रवाना होते हैं, जबकि इधर काई कबीले में बाहर सब खवातीन बैठी हुई होती हैं। दीदार खातून कहती है, आइदन ओगलू महमद साहब की बीवी खानजादा, वो अपने सबसे छोटे बेटे इब्राहिम के साथ यहाँ आई है, वो हलीमा के लिए आए हैं। इस पर मालहून कहती, आइदन ओगलू महमद साहब ने गरमियान कबीले से अलहदगी अख्तियार की, क्या तुम जानती थी गोंजा? तो गोंजा कहती, मैं बहुत पहले से जानती हूँ माँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती, खानदान कायम करना इतना आसान काम नहीं है। तो दीदार कहती, आइदन ओगलू अपनी जबान के पक्के हैं, हमने इनको यहाँ तक लाने के लिए बड़ी कोशिश की है, ये हलीमा के लिए खैर का बायस होगी। तो नीलोफर कहती, आप कैसे जानती हैं कि ये खैर का बायस होगा? दीदार खातून, कौन जबान का पक्का है और कौन साफ दिल का मालिक है, इस तरह देखने से पता चल जाता है। तो मालहून कहती, नीलोफर खातून मेरी बेटी है तो बात भी मेरी चलेगी। और फिर एराज से पूछती है, और दूसरी कौन है एराज? तो एराज बताती है, शाहरुखान साहब की बीवी गुलदम खातून, वो अपने बड़े बेटे के साथ आई थी, यकीनन वो फातिमा खातून की तलब जाहिर करेंगी। तो दीदार हैरानगी से कहती, फातिमा खातून? एराज कहती, जी हाँ। तो दीदार कहती, लेकिन कैसे? वो तो अपने सबसे छोटे बेटे के लिए लड़की की तलाश में थी। तो मालहून पूछती, तुम हैरान क्यों हो दीदार, क्या तुम नहीं चाहती कि फातिमा के लिए कोई तलबगार हो? तो दीदार कहती, ऐसा नहीं है, वो हलीमा कहते रहे। एराज कहती, नहीं नहीं, जब से वो यहाँ आई है वो फातिमा खातून के बारे में पूछ रही हैं। इस पर दीदार थोड़ा परेशान हो जाती है कि इस दौरान वो दोनों खवातीन वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर सब खवातीन खड़ी हो जाती हैं और मालहून उन्हें बैठने का इशारा करती है और खुश आमदीद करती है। वो दोनों खवातीन बैठ जाती हैं और बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक खातून कहती, मालहून खातून, हम सब से मिल चुके हैं, लेकिन हमने आपकी बेटियों को अभी तक नहीं देखा। मालहून कहती, मेरी बेटियां कबीले की जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ हैं, जब वो इन्हें मुकम्मल करेंगी तो वो आ जाएंगी। तो जवाबन वो खातून कहती, हम इंतजार करेंगे मालहून खातून, मेहनती खवातीन सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं और फिर मेहमानों को देखती हैं। और फिर दूसरी खातून कहती, वो आ जाएं, हम इनको देखने के लिए बहुत दूर से आए हैं। और फिर एक खातून उन्हें चाय पिलाने लग जाती है। तो दीदार मालहून से कहती, ये बहुत बेमरवत है, ये फातिमा के लिए अच्छी सास नहीं बन सकती। और फिर इसके बाद मालहून खातून एराज से कहती, फातिमा के आने के बाद लड़कियों को ढूंढ कर यहाँ ले आओ, उनसे कहो कि मुनासिब कपड़े पहने और फिर यहाँ आए। एराज कहती, जो आपका हुक्म खातून, और वहां से चली जाती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।